सुबह सवेरे उठकर सविता जी नहा धोकर ईश्वर की आराधना में लीन हो गई। सविता जी के पति सतीश जी भी मॉर्निंग वॉक पर से लौट आए थे। अभी भी सविता जी ईश्वर की आराधना में लीन थी। सतीश जी सविता जी को घर के मंदिर में बैठे हुए देखकर सोचने लगे। अभी तक भी सविता मंदिर में ही बैठी है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वे नहाने के लिए चले गए। तो 2 घंटे तक ईश्वर की आराधना करने के बाद सविता जी किचन में आई और नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद उन्होंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। तब तक सतीश जी भी नहा धोकर टेबल पर आ गए थे। सविता जी सतीश जी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सतीश जी आए, उन्होंने सतीश जी के लिए नाश्ता लगा दिया, अपने लिए भी नाश्ता लगा लिया और खामोशी के साथ नाश्ता करने लगी। सतीश जी सविता जी को गौर से देखने लगे। वह चुपचाप थी। इतना खामोश उन्होंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। पिछले 1 महीने से सविता जी के व्यवहार में आए परिवर्तन से सतीश जी काफी परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने वे होठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली सविता जी अचानक से शांत कैसे हो गई है। सविता जी का ईश्वर पर पहले भी श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन इस प्रकार वे सारा दिन ईश्वर आराधना में नहीं डूबी रहती थी। सभी से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी, इस तरह से खोई खोई सी और शांत तो कभी नहीं रहती थी। सविता जी कम से कम दिन में एक बार तो अपने दोनों बच्चे शुभांगी और बेटी शुभम से जरूर फोन पर बात करती थी, परंतु अब तो वे अपने बेटा और बेटी को फोन भी नहीं करती थी। बस चुपचाप या तो ईश्वर की आराधना करती थी या घर के काम निपटाती रहती थी। उन्होंने सतीश जी से भी हंसना बोलना बात करना बहुत कम कर दिया है। आखिर सविता को हुआ क्या है? सतीश जी उन्हें देखकर सोचते रहते थे। सतीश जी और सविता जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम शुभांगी और बेटे का नाम शुभम है। बेटी शुभांगी का विवाह जबलपुर में हुआ था, लेकिन वे सागर में रहती थी क्योंकि उसका पति हरीश और वे दोनों सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। और उनकी एक बेटी भी थी, हर्षिता। बेटा शुभम और उसकी पत्नी आरती बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में थे। उनका भी एक बेटा था, अंश। इधर सविता जी की चुप्पी सतीश जी को बेहद बेचैन कर रही थी और उधर सविता जी इस दुविधा में थी कि वे किस प्रकार अपने मन की व्यथा सतीश जी के संग साझा करें। सविता जी नहीं चाहती थी कि वे सतीश जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुनकर उन्हें दुख हो या उनके मन को ठेस पहुंचे। सविता जी असमंजस में पड़ गई थी कि वे सतीश जी से कैसे कहें कि जिन बच्चों पर वे अपनी जान छिड़कती थी, उनके एक फोन कॉल पर वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास दौड़ी चली जाती थी। आज उन्हीं बच्चों को अपने ही माता पिता की उपस्थिति खलने लगी है। उनके प्यार और दुलार को वे सिरदर्द समझते हैं। सविता जी अक्सर सतीश जी को अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए अपने बेटा या बेटी के पास उनके बच्चों को संभालने के लिए चली जाया करती थी और सतीश जी भी कभी मना नहीं करते थे। भले ही सविता जी की अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाता था, ऑफिस के साथ ही साथ घर का काम भी उनके सर पर आ जाता था। सविता जी के बेटा बहू वे बेटी दामाद दोनों वर्किंग थे और उन्हें जब भी सविता जी की मदद की आवश्यकता पड़ती, बेटा बेटी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सविता जी को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब सतीश जी सेवानिवृत्त हुए थे, तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। बेटा बहू बेटी दामाद उनके बच्चे सभी आए थे। ये देख सविता जी और सतीश जी दोनों को ये सोचकर अति प्रसन्नता हुई थी कि आज के जमाने में जहाँ बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं उनके बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। सविता जी अपनी सखियों के मध्य कभी भी ये कहने से नहीं चूकती थी कि मेरे बच्चे मेरा अभिमान है। सतीश जी से तो वे अक्सर कहती, अभी तो मैं मेरे बच्चों के पास उनकी जरूरत के हिसाब से जाती हूँ, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चलकर रहा करेंगे। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वही बच्चे जब माता पिता को बोझ समझने लगे तो माता पिता के हृदय पर क्या गुजरती है, ये बात वे आज अच्छी तरह से समझ चुकी थी। परंतु वे सतीश जी को सब कुछ बताकर उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वे अकेले ही अकेले इस स्थिति से उठने वाली पीड़ा को सह रही थी। ये पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। उनका किसी से बात करने का, हंसने बोलने का मन नहीं करता था। बस अपने मन की शांति के लिए उन्होंने ईश्वर की ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी शुरू कर दी थी।
परंतु फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। सविता जी तो पति की रिटायरमेंट के बाद बच्चों के पास जाकर रहने के बारे में सोचती थी, परंतु तब सविता जी को कहाँ पता था कि उनके अपने बच्चों के विचार उनके प्रति ऐसे हैं। सतीश जी की रिटायरमेंट पार्टी के बाद बेटी दामाद अपने घर जा चुके थे और बेटी ने जाने से पहले कह दिया था कि मम्मी, अब आप पापा जी के पास ही रहना, उन्हें आपके साथ की जरूरत है। बेटी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मम्मी, आप पापा जी के साथ हमारे पास रहने आइएगा। बेटी दामाद ये कहकर चले गए और बेटा बहू जाने की तैयारी में लगे थे। उनकी बहू आरती को नारियल के लड्डू बेहद पसंद है। यही सोचकर जब सविता जी ने अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाए और एक टिफिन में लेकर जब उनके कमरे के करीब पहुंची ही थी कि वे दरवाजे पर ठिठक गई। आरती अपने पति शुभम से कह रही थी, देखो, अब हमें मम्मी जी की जरूरत नहीं है। अंश अब बड़ा हो गया है, तुम उन्हें साथ चलने को मत कहना, क्योंकि अब वो अकेली नहीं रही, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी रिटायर हो गए हैं। तुमने देखा ना, तुम्हारी बहन ने कैसे बड़ी चालाकी से मम्मी जी को यह कहकर टरका दिया कि मम्मी, अब आप यहाँ पापा के साथ ही रहिए, पापा को आपके साथ की जरूरत है। वे अपने साथ मम्मी पापा को लेकर भी तो जा सकती थी, परंतु उसने नहीं कहा, क्योंकि पहले तो मम्मी कुछ दिनों के लिए ही चाहती थी, पर अब तो वे पापा के साथ ही जाएंगी और एक बार चली गई तो वह वापस नहीं आएंगी और इन दोनों का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए वे चालाकी से मना करके चली गई और मम्मी पापा को इस चीज का पता भी नहीं चला। वे तो पल्ला झाड़ कर चली गई और हमारे ऊपर बोझ डाल गई। तभी शुभम बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूंगा मम्मी को साथ चलने के लिए, ठीक है? वह जैसे यहाँ पहले रहा करते थे ऐसे ही अब भी रहते रहेंगे, क्या दिक्कत है? अगर मम्मी पापा हमारे साथ आकर रहने लगे तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और मम्मी तो चलो घर के काम में भी हाथ बटा देंगी, मगर पापा तो कुछ भी नहीं करेंगे और बैठा कर खिलाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। यह सब सुनकर सविता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिल को धक्का लगा और वे पूरी तरह से टूट गई। बेटा बहू और बेटी दामाद ने उनके प्यार और जज्बातों का फायदा उठाया। ये सोचकर सविता जी ने चुप्पी साध ली थी। बहू और दामाद चलो बाहर के हैं, परंतु बेटा और बेटी तो अपने पेट के जने हैं। जब बेटा और बेटी को ही हमारी कदर और इज्जत नहीं है तो बहू और दामाद हमारी क्या करेंगे? जिन बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और उनके बच्चों के संभालने में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, आज वही बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। एक रोज सुबह सुबह सविता जी ने सतीश जी से कहा, मुझे आश्रम ले चलिए, मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ। ये सुनकर सतीश जी ने भी बगैर कुछ कहे हामी भर दी, ये जानते हुए कि सविता जी को आश्रम और सत्संग में कोई खास रुचि नहीं है। फिर भी वे सविता जी को आश्रम ले जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों तैयार होकर शहर से दूर स्थित एक आश्रम में सत्संग एवं मन की शांति ढूंढने के लिए निकल पड़े। सविता जी अपने चित्त को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगी। सतीश जी बिना कुछ कहे चुपचाप ड्राइव करते रहे। शहर से काफी दूर हाईवे पर निकल आने के बाद भी सविता जी चुपी रही। तभी अचानक कार बंद हो गई। काफी कोशिशों के बावजूद वे स्टार्ट नहीं हुई। तब फिर सतीश जी ने कार सर्विसिंग सेंटर में बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एक ब्रांच हाईवे पर ही कुछ दूर में है, थोड़ी ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा, तब तक वो वहां इंतजार करें। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी सतीश जी ने देखा रोड की दूसरी तरफ घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। मैकेनिक के आने तक दोनों को वहीं रुकना था, सो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो स्टोव में दूध उबाल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखा था और सामने एक लकड़ी का पटिया जिस पर कांच की दो पन्नियां रखी थी, जिसमें एक में कुछ बिस्किट्स थे रखे थे और दूसरे में कुछ रंग बिरंगी रेफर में बंधे टॉफी विद चॉकलेट। सविता जी और सतीश जी को आया देख वे बुढ़िया खुश होती हुई बोली, आइए साहब, आइए मैम साहब, आइए चाय पियेंगे? मैडम, अदरक इलायची वाली चाय बनाऊं? सविता जी उदास भरे लफ्जों में बोली, हाँ अदरक इलायची वाली बना दो। चाय चढ़ाती हुई उस बुढ़िया ने कहा, कहाँ जा रहे हैं मैडम आप लोग? सविता जी ने अनमने ढंग से जवाब दिया, आश्रम जा रहे हैं।
सत्संग के लिए। अच्छा, कहकर वे बुढ़िया थोड़ी देर रुक गई, फिर बोली, मैडम, वहीं आश्रम से कुछ ही दूर पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहां भी चले जाइएगा। वह भी बहुत ही अच्छी जगह है। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और सतीश जी उसके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती हुई उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम, चाय के साथ कुछ बिस्किट भी दे दूं? हाँ, बिस्किट्स दे दो। तब तक सतीश जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और एक चीनी मिट्टी के प्लेट में 4 बिस्किट्स देते हुए भी बुढ़िया बोली, लीजिए आप लोगों की गर्म गर्म चाय बिस्किट। झोपड़ी में बैठे रहने के दौरान सविता जी ने यह गौर किया कि सारा काम वे बुढ़िया अकेली ही कर रही है। चाय भी वही बना रही है, नाश्ता भी वही बना रही है और सर्व भी वही कर रही है। केवल बर्तन उठाने वे मांजने धोने के लिए ही उसने एक लड़का रख रखा है। इतना सारा काम करने के बावजूद उसके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं है। ऊपर से उसके चेहरे पर आए पसीने की बूंदें उसके चेहरे के संग चमक रही थी। ये देख सविता जी चाय का घूंट लेती हुई बोली, तुम अपना सारा काम अकेले ही कर रही हो? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? इस पर मैं मुस्कुराती हुई बोली, मैडम, सड़क के उस तरफ एक बस्ती है जहां मेरा पूरा कुनबा रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। सबकी शादी हो गई है और उन सबके भी बच्चे हैं। सभी बच्चे मेरी ही गोद में पले पड़े हैं, पर आज किसी को मेरी जरूरत नहीं है। पति को गुजरे भी जमाना हो गया है। फिर वे थोड़ी ठंडी सांस भरती हुई बोली, अब मैडम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करना? अब बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, तो ना सही मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर रहूं? दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ। अकेले हैं तो क्या गम? उस बढ़िया की बातें सुनकर सविता जी सोचने लगी, जब ये अकेली इतना खुश रह सकती है तो वह क्यों नहीं? उसके साथ तो उसके हमसफर भी हैं। बुढ़िया की बातों के साथ साथ सविता जी और सतीश जी ने चाय पी ली। तब तक कार भी ठीक हो गई। चाय और बिस्किट्स के पैसे दे जैसे ही सविता जी और सतीश जी कार में बैठे, सविता जी ने कहा, आश्रम नहीं, आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहां चलते हैं। ऐसा कहते हुए सविता जी ने रेडियो पर एफएम का बटन बजा दिया, जिस पर गाना बज रहा था, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। उस बूढ़ी औरत से मिलकर सविता जी के होंठों की मुस्कान लौट आई थी और चेहरे पर पिछले 1 महीने से जो गम के बादल छाए हुए थे वे भी छट गए। उस अकेली झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत ने उनका मन ऐसा बदला कि वहीं के वहीं उन्होंने अपनी इच्छा बदल डाली। जिस बात को लेकर पिछले 1 महीने से वे बहुत ज्यादा परेशान थी, उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। एक झोपड़ी में रहने वाली अकेली बूढ़ी औरत ने उन्हें इस दुनिया का सार समझा दिया था। उनके पति ने अचानक देखा कि सविता जाने वाली आश्रम थी, अब पिकनिक स्पॉट जाने की बात कर रही है। आखिर कारण क्या है? सविता जी का मुंह पहले लटका हुआ था, अब होंठों पर पहले की तरह मुस्कान। आखिर इसका कारण क्या है? उन्होंने सविता जी से जानने की कोशिश की। सविता, बात क्या है? पहले हंसती खेलती चहकने वाली सविता अचानक से मौन हो गई। फिर आज अचानक बुढ़िया से मिलने के बाद आश्रम जाते जाते पिकनिक स्पॉट जा रही हो। तुम्हारे अंदर चल के आ रहा है? आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ ना। हाँ जी, आपने सही सवाल किया है। इसका मतलब है आप सब कुछ नोटिस करते हैं। सविता जी ने इटलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं नोटिस नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये भी बात ठीक है। सविता जी ने गाना गुनगुनाते हुए कहा, देखिए जी, जब हम इस दुनिया में अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है। क्या किसी से उम्मीद लगाई जाए? हम बच्चों को जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, तब भी वही औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को 2 दिन भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या ऐसी औलाद से उम्मीद लगाएं? आपने देखा नहीं, वो एक बुजुर्ग बुढ़िया होकर अपने कुनबे से दूर हाईवे पर एक झोपड़ी में कितना आराम से रह रही है। उसके चेहरे पर जरा भी डर, खौफ, जरा भी शिकन नहीं है। उसे देख मैं काफी प्रभावित हुई हूँ, नहीं तो काफी दिन से मेरे अंदर एक खलबली मची हुई थी। सविता जी अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, लेकिन खलबली किस चीज को लेकर थी? सतीश जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। कोई नहीं जी, बस एक बात थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैंने बेटा बहू की बातें सुन ली थी, यूं कहिए अचानक से मेरे कानों में पड़ गई थी। पुरानी चीज हो या पुराने माँ बाप, किसी को नहीं चाहिए। बातें तो बेटा बहू या बेटी की कह लीजिए,
ऐसा करते हैं जैसे कि उन्हें कभी बूढ़ा होना ही नहीं है। ये हमेशा जवान ही रहने वाले हैं और हमेशा इनके दिन ऐसे ही चलते रहने वाले हैं। सविता जी दुखी मन से बोली तो सतीश जी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो सविता, लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो किसी बच्चे की? अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों के साथ ही निकले। मैं कभी तुम्हें कैसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बूढ़ी औरत तो अकेली है, उसका पति भी नहीं है, जब उसमें इतना हौसला है। और मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारा तो पति भी तुम्हारे साथ है, जन्म जन्म का साथी। तो आज के बाद कभी भी ऐसी दकियानुसी बातों को मन में पाल कर अपनी जवानी पर बात मत करना। इतना सुन सविता जी जोर जोर से हंसने लगी। अरे हाँ हाँ, जवानी। सविता जी फिर से हंसी तो सतीश जी बोले, मेरी प्यारी धर्म पत्नी, तुम मेरे लिए ताउम्र जवान रहोगी। सविता जी मुस्कुराई और बोली, आप हैं तो मुझे क्या गम है। इतने में पिकनिक स्पॉट आ गया। वहां और भी लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ बुजुर्ग दंपति भी थे और बड़े खुश थे, जिन्हें देख सविता जी में और जान में जान आ गई। वहां उन्होंने सबके साथ अच्छे से वक्त गुजारा और फिर वापस घर को आ गए। अब सविता जी को अपना घर पहले की तरह लग रहा था, जब वे हंसती खेलती फिरा करती थी। उनमें नई उमंग तरंग वापस लौट चुकी थी। पत्नी को देख सतीश जी भी गदगद हो उठे थे। अब सविता जी को औलाद की कमी नहीं खल रही थी, लेकिन वे भी कुछ करने के लिए मचल रही थी। उस बुढ़िया की हिम्मत देख उन्हें भी हिम्मत मिल गई थी, तो उन्होंने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर अपना कैफे शुरू कर दिया। सतीश जी ने भी उनका पूरा पूरा साथ दिया। उसमें उन्होंने काम करने वाली कुछ लड़कियां रख ली थी। धीरे धीरे कर उनके कैफे में लोग आने जाने लगे। स्कूल कॉलेज की लड़कियां कॉफी पीती, बर्गर खाती और गप्पे मारती थी, जिनको देख सविता जी भी खुश होती। अपने सभी ग्राहक के साथ सविता जी बहुत घुल मिल गई थी। सविता जी के पूरा दिन बीत जाता हंसी ठिठोली में। दोनों पति पत्नी अब बहुत ज्यादा खुश थे। उनका पूरा दिन कहाँ बीत जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन उनके दोनों बच्चे उनसे मिलने आए तो देखते रह गए। क्या था और क्या हो गया, वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वे खड़े के खड़े रह गए। तभी आवाज आई, अरे आओ आओ बच्चों आओ। टीना, पूजा, जरा बच्चों के लिए गर्मा गर्म कॉफी और बर्गर तो लाना। अपनी माँ को इतना फ्री और खुश देख वे भौचक्के हुए जा रहे थे। उनकी जबान से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे, बस चुपचाप देखे जा रहे थे। कॉफी बर्गर आते ही सविता जी ने उनके पास रखा और अपने दूसरे ग्राहकों के पास जाकर बैठ गई और हंस हंस कर बातें करने लगी। उनके बच्चों में तो कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। वे चुपचाप खड़े होकर ऊपर घर में चले गए, जहां उन्हें उनके पिता मिले। उन्होंने अपने बच्चों से सब कुछ बता दिया। वे सब झूठी हंसी हंसने लगे। अब उनकी माँ के पास उनके लिए वक्त नहीं था। वे बस मुश्किल से सोने आती और फिर कैफे में चली जाती। सब बच्चे चुपचाप सुबह ही चलते बने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।